हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 26 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। इस सीरीज में अपना ये आखिरी पेपर है। एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 की जो अपनी सीरीज चल रही थी वो इस पेपर के साथ पूरी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना हो, और अगर कोई डाउट हो भी सही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना एक टेलीग्राम पर चैनल है एसएससी मैथ्स बाय अर्पित के नाम से, वहां पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपन इस सीरीज में अपना ये आखिरी पेपर है तो इसको अपन जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। सीजीएल 2025 का पेपर भी जल्द ही आने वाला है, तो अगर आप सीजीएल 2025 देने वाले हैं तो इस सीरीज को आप जरूर देख के जाइए। काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस सीरीज से, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि रिपीट हो, और रिपीट ना हो भी तब भी लगभग कंसेप्ट सेम ही रहता है। तो कंसेप्ट तो रिपीट होना ही है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं भी हुआ तब भी कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा, इसलिए जरूर आप इसको करके जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल। सोल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन दे रखें तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके अपन इसको कर ले। तो यहाँ पे अपन देखिए, कोई भी तीनों में एक इक्वेशन आप उठा लीजिए। जैसे कि मैंने अपन ने सेकंड वाली इक्वेशन उठा ली यहाँ पे, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में थोड़ा डेसिमल है तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए सेकंड वाली इक्वेशन उठा ली। अब इस सेकंड इक्वेशन में मैं एक एक करके ये चारों ऑप्शन डालूंगा, और अगर जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि वो आंसर नहीं हो सकता। और जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर चारों में केवल एक ही ऑप्शन बचा जब तो अपन कह सकते हैं कि पक्के तौर पे वही आंसर है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गए तो फिर जो जो ऑप्शन इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गए उनको अपन बाकी दो इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 डालू, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 4। तो देखिए -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4। अगर ये तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होती है तो आंसर 15 आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे 15 बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपको भी दिख रहा है। 7 चौको 28, 5 दूनी 10, 28 प्लस 10 38, 38 माइनस 3 करोगे तो आ जाएगा 35। दैट मीन्स कि ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 चले, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3 और z इक्वल टू 2। तो ये बन गया 4 प्लस 5 इंटू -3 और प्लस 7 इंटू 2। तो देखिए 5 इंटू -3 मतलब -15, 7 दूनी 14, -15 प्लस 14 करोगे तो -1, और 4 में से 1 गए तो 3। दैट मीन्स कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर 15 आना चाहिए था। चलिए थर्ड पे चलते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू -3। तो यहां पे आप देखिए 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू -3। तो देखिए 5 चौको 20, 20 और 2 22 और 7 की 21। तो 22 में से अगर मैं 21 घटाऊंगा तो 1 आएगा। दैट मीन्स कि ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एकमात्र ऑप्शन बचता है तो यही अपना आंसर होगा, क्योंकि अगर ये आंसर नहीं हुआ इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन एकदम सही है। अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका तीनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई कर जाएगा। ये ऑप्शन तीनों में सेटिस्फाई करेगा तभी जाके अपन बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड की ये वैल्यू हुई। अगर केवल एक या दो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया लेकिन तीसरे में नहीं करा तो भी आप बोल नहीं सकते कि इन तीनों इक्वेशन का आपको ये आंसर होगा। लेकिन अपन जानते हैं कि ये आंसर है, इसका मतलब कि ये तीनों में सेटिस्फाई होगा। आप चाहे तो अपने लिए चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। 626 मल्टीप्लाई 2912, और ये जो डिवाइड है इसको भी अपन मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 1/8138। अब यहां पे आप देखिए अपन को इसको सोल्व करना है। जैसे मैं मान लू कि जो इसको सोल्व करके x आने वाला है, तो 626 इंटू 2912 इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा x इंटू 8138। तो अब आप देख सकते हो ये दो अलग अलग क्वांटिटी हो गई, LHS और RHS। इन दोनों को इक्वल होने के लिए मैं बोल सकता हूं कि नंबर दोनों इक्वल होने पड़ेंगे। और अगर जब नंबर इक्वल होंगे तो जो उनकी यूनिट डिजिट है वो भी इक्वल होगी, और उनका जो डिजिटल सम है वो भी इक्वल होगा। तो यहां पे अपन इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट और डिजिटल सम की मदद से ही करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप पूरा सोल्व करने जाओगे तो फालतू में कैंसिल आउट करना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम खराब होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं यूनिट डिजिट की, तो देखिए 6 इंटू 2 12, मतलब यूनिट डिजिट आ गई 2। इसका मतलब यह है कि x के साथ
x की यूनिट डिजिट के साथ जब इस 8138 की यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 2 देनी चाहिए। तो अब 8138 की तो यूनिट डिजिट अपन को पता है 8, लेकिन x की नहीं पता। x अपना क्या है, ये चारों ऑप्शन में से ही कोई एक x बनने वाला है। तो चलिए एक एक करके चारों ऑप्शन का देखते हैं। तो इसकी यूनिट डिजिट है 5, 8 पंजे 40, यूनिट डिजिट क्या आई 0 आई, लेकिन यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए थी, मतलब ये आंसर नहीं है। फिर 8 चौकू 32, यूनिट डिजिट क्या आई 2 आई, तो ये आंसर हो सकता है। अभी पक्के तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बाकी दोनों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 नहीं आती तब मैं कह सकता हूं कि ये आंसर होगा। लेकिन अगर बाकी में यूनिट डिजिट 2 आ गई तो फिर यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट यहां पे पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ऑप्शंस अपने एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे उन पे अपन फिर डिजिटल सम लगाएंगे। तो यहां पे आप इसको भी होल्ड पे रखिए। फिर देखिए 8 इंटू 0 0, मतलब यूनिट डिजिट फिर से 0 आई, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए थी 2, दैट मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता। 8 चौकू 32, फिर से यूनिट डिजिट 2 आ गई और 2 ही आनी चाहिए थी, मतलब ये आंसर हो सकता है। तो अब देखिए दो ऑप्शंस अपने पास बचे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। इन पे अपन क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, तो यहां पे सबसे पहले 6 2 6 का आप डिजिटल सम निकालिए। तो डिजिटल सम क्या बोलता है कि सारी डिजिट्स को ऐड करो और फिर 9 से डिवाइड करके जो अपने पास रिमाइंडर बच जाए वो ही अपना डिजिटल सम बन जाता है। या फिर आप ऐसे करो कि अगर 9 के जो जो पेयर बन रहे हैं उनको आप हटाते जाओ और बाकी जो भी नंबर आए वो आपका डिजिटल सम। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए 6 और 6 12, 12 और 2 14। अब 14 को डिजिटल सम निकालने के लिए अपन 1 + 4 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 14/9 करोगे तो भी जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 ही बचेगा। सेम तरीके से यहां पे अगर मैं बात करूं तो 9 अपना एलिमिनेट हो गया, 2 और 1 3, 2 और 2 5, मतलब 3 और 2 5। तो इन दोनों का डिजिटल सम आया 5 और 5। अब ये दोनों नंबर अगर मल्टीपल में है तो मल्टीप्लाई का जो डिजिटल सम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों डिजिटल सम का मल्टीप्लाई आएगा। दैट मीन्स 5 × 5 25, और 25 की अगर मैं दोनों डिजिट को ऐड करूं तो डिजिटल सम बनता है 7। तो इस नंबर का जो है डिजिटल सम आया 7। एलएचएस का डिजिटल सम 7 आ गया। अब आरएचएस में देखें, सबसे पहले तो 8138 का डिजिटल सम निकाले। तो देखिए 8 + 1 9, कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 + 8 11, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, और 11 की अगर दोनों डिजिटों को ऐड करोगे जब भी 2 ही आएगा। 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकालने का एक ये भी तरीका होता है कि आप सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए तो वही आपका रिमाइंडर बन जाता है। दैट मीन्स कि यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 2 आएगा। तो अब देखिए x अपना या तो 364 होगा या 224 होगा, इन दोनों में कोई एक होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 6 और 3 9, कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या आया डिजिटल सम 4। 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आता है, लेकिन डिजिटल सम कितना आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 4। अगर इसको मैं चेक करूं तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, और 16 की अगर दोनों डिजिटों को आपने ऐड किया तो 1 + 6 आएगा 7, और डिजिटल सम क्या आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, मतलब दोनों साइड डिजिटल सम जो है वो बराबर हो गया। और वो कौन से ऑप्शन से अपन को मिला, ऑप्शन नंबर 4 से। तो यही अपना आंसर होगा। अब देखिए एग्जाम में इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया इसलिए इतना टाइम लग रहा है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतने टाइम में तो अपन कैंसिल आउट वगैरह करके ही निकाल लेते हैं आंसर को। तो देखिए जब आप खुद इसको करेंगे और अगर आपको डिजिटल सम और यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखिए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो क्या, एक तो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है आपकी ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अपन जानते हैं जो साइन थीटा और कोस थीटा होता है उनकी वैल्यू होती है -1 से 1, -1 से लेके 1 तक ही होते हैं साइन थीटा, और कोस थीटा भी होता है -1 से 1। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को देख के तो 3 और 4 क्या ये कभी भी पॉसिबल है क्या। साइन थीटा अगर मैं -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर यहां पे डालूंगा तो पावर 4 करने पे वो 1 से छोटा ही होगा। बस एक 1 या -1 डालने पे जो साइन की पावर 4 थीटा है वो आपको 1 मिलेगी, लेकिन -1 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर डालिए साइन की पावर 4 थीटा 1 से छोटी होगी। बिकॉज 1 से छोटे नंबर की अगर अपन पावर बढ़ाते हैं तो जो नंबर है वो उससे भी छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर आप हाफ का स्क्वायर करते हो तो आपके पास 1/4 आता है, मतलब जो नंबर है वो हाफ से भी छोटा हो गया। और अगर मैं हाफ का क्यूब करूं तो जो नंबर है वो 1/8 आएगा। दैट मीन्स कि वो और ज्यादा छोटा हो गया, मतलब 1 से छोटे नंबर की जितनी ज्यादा पावर अपन बढ़ाते जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहां पे जब अपन पावर 4 करेंगे तो नंबर 1 से छोटा आएगा। सेम तरीके से यहां भी कोस में भी जब अपन
1 से छोटा कोई भी नंबर डालेंगे तो पावर 4 करने पे नंबर 1 से छोटा आएगा, मतलब ये दोनों कभी भी 3 या 4 नहीं हो सकते। अब 2 की अगर बात करें तो देखिए 2 हो सकते हैं क्या? 2 आप बोलोगे कि भैया हो सकते हैं, अगर मैं दोनों को 1 1 डाल दूं तो मेरे पास 2 हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं एक साथ में दोनों को 1 1 डाल सकता हूं क्या? देखिए साइन 1 कब होता है? तो साइन थीटा जो 1 है वो 90 डिग्री पे होता है। अब थीटा दोनों में सेम है, तो वही थीटा 90 डिग्री मुझे कोस में भी डालना पड़ेगा, लेकिन कोस 90 जीरो हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब साइन 1 होता है तब तो कोस जीरो हो जाता है, तो 1 प्लस जीरो 1 आएगा। सेम तरीके से अगर मैं कोस थीटा को 1 डाल दूं तो कोस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है, और साइन में जब मैं 0 डिग्री डालूंगा तो वो मुझे 0 देगा। तो उस केस में भी ये अपन को 2 नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स कि ये दोनों कभी भी साथ में 1 1 नहीं हो पाएंगे, और साथ में अगर ये कभी भी 1 1 नहीं हुए तो इनका सम भी 2 नहीं हो पाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1, यही अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जाएगी। एक और तरीका अपन इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे आप देखिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो यहां पे इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये जो -2a स्क्वायर बी स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास केवल a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 रह जाएगा। मतलब यहां पे अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट नहीं किया, जो चीज एलएचएस में वही चीज आरएचएस में, बस देखने का नजरिया बदल गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, दैट मींस ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो जब कभी भी अपन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो जो अपना सबसे मेन टास्क होता है वो ये होता है कि अपन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको चेंज करते हैं। तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने के लिए यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 4, और नीचे में डाल दिया एक 2। देखिए एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां पे 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। अब अगर मुझे कोई इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो ये क्या है, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। 1 तो 1 ही रहेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, 2 2 ही रहेगा। तो मेन बात क्या है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो सबट्रैक्ट हो रहा है, तो जब कभी भी अपन को a माइनस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी होती है तो a को अपन डालते हैं मैक्सिमम और b को डालते हैं मिनिमम। जो नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए उसको कम से कम डालना होता है। साइन स्क्वायर 2 थीटा कम से कम क्या हो सकता है, तो देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो कम से कम 0 हो सकता है, 0 से नीचे नहीं जा पाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, और अपन जानते हैं स्क्वायर नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको 0 डालूं तो 1 माइनस 0 1, दैट मीन्स कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 1 हो पाएगी, इससे ज्यादा ये नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस चीज को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि साइन और कोस कभी भी आपस में 2 नहीं बन सकते और ना ही 2 से बड़े बन सकते हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। An article cost 1000 for a salesman. He fixed its mark price as 1500. He sells it to a customer at a discount of 20%. He gives a further discount of 10% for each cash payment. Find the percentage of loss or gain that the salesman makes on sale. तो देखिए एक आर्टिकल जो है 1000 रुपए का कॉस्ट करता है सेल्समैन को, दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस हो गई 1000 रुपए, और उसने उसकी जो मार्क प्राइस है वो 1500 रुपए फिक्स कर दी, दैट मीन्स की मार्क प्राइस हो गई 1500। इस 1500 रुपए पे उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक 20% का डिस्काउंट तो वो देता ही है, लेकिन अगर कोई कैश पेमेंट करता है तो वो 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है। अब यहां पे वैसे तो कहीं भी नहीं बोला गया कि उसने कैश पेमेंट किया या नहीं किया, लेकिन अपन को मान के चलना है, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन में वो चीज लिख के दी गई है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है, तो फिर अपन को मान के चलना है कि उसने कैश पेमेंट किया। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो देखिए 20% और 10% दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको अपन चाहे तो एक सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट 1500 पे 2 डिस्काउंट दे देते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं डिस्काउंट। तो 1500 रुपए पे एक डिस्काउंट दिया मैंने 20% का, मार्क प्राइस को अपन हमेशा 100% मानते हैं, उसमें अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो वैल्यू बन जाएगी 80%, मतलब 1500 की 80%। अब ये जो वैल्यू निकल के आई 1500 इंटू 80/100, इस पे अपन ने दूसरा डिस्काउंट दिया 10% का। तो फिर से अगर मैं इस पूरी चीज को 100% मान लूं तो 10% डिस्काउंट देने के बाद 90%, मतलब इसका 90%।
तो जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस बनेगी वो ये बनेगी। तो यहां पे आप देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये आ गया 15 इंटू बहत्तर करेंगे तो 15 दूनी 30 की जीरो, 3 कैरी चला गया, 15 का 7 बार में 105, 105 और 3 108। तो देखिए यहां पे 1000 रुपए की चीज को 1080 में बेचा है, मतलब 80 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे, 1000 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कितने परसेंट का फायदा है, 8% का फायदा है। ऑप्शन नंबर 4। A secant PAB is drawn from an external point P to the circle with center at O। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं, इस सर्किल में एक सेंटर है और एक सीकेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये जो P पॉइंट है ये आपका सर्किल के बाहर होगा, यहां पे, यहां से एक सीकेंट बनाया गया। सीकेंट किस तरीके से बनाता है, ये सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करता है। तो ये हो गया अपना A और ये हो गया B, क्योंकि PAB है, दैट मींस कि ये वाला पॉइंट जो नजदीक पॉइंट होगा उसको आप A मानेंगे, बिकॉज PAB लिखते वक्त P के नजदीक कौन है, तो P के नजदीक A। तो जब आप सीकेंट बनाओगे उस टाइम भी आपको A को P के नजदीक रखना है। अगर आपने A की जगह B और B की जगह A कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए नेमिंग को समझना बहुत जरूरी है, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो इसमें गलती करने की गलती आप ना करें। अब बोला जा रहा है कि इफ OP इक्वल टू 17, मतलब ये जो सेंटर से लेके P पॉइंट तक की दूरी है ये अपन को दे दी 17, और PA जो है वो 12 है और PB जो है वो 22.5 है, ये दूरी 22.5। तो अपन से सर्किल की रेडियस पूछ रहा है, सर्किल की रेडियस मतलब आर अपन से पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो O पॉइंट है इसको आप फर्दर एक्सटेंड कीजिए, मतलब ये PO को यहां पे आप डाल दीजिए। तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको अपन को स्ट्रेट लाइन मान के चलना है। इसको मैं नेमिंग कर देता हूं C और ये D। तो यहां पे आप देख सकते हो एक आइडेंटिटी होती है अपने पास, सर्किल में एक थ्योरम होती है कि PA इंटू PB जो होगा वो इक्वल टू होगा PC इंटू PD। तो ये PD जो है ये भी आपका एक सेकेंड का ही काम करेगा। अगर PA की बात करूं तो वो 12, PB 22.5, और PC की अगर मैं बात करूं तो PC कितना हो जाएगा, तो देखिए PO 17 था और OC R है, तो PC में बोल सकता हूं 17 माइनस R। और PD की अगर मैं बात करूं तो PO 17 था और OD R है, क्योंकि OD भी अपना एक रेडियस है, तो PD क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा 17 प्लस R। तो 12 इंटू 22.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 की जीरो, 6 कैरी चला गया, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 कैरी चला गया, दैट मीन्स 24 और 3 27, 270। और ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस आर स्क्वायर। तो यहां पे अगर आर स्क्वायर में देखूं तो 289 माइनस 270 मतलब 19, तो आर इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 19, दैट मीन्स की रेडियस कितनी हो जाएगी, रूट 19 सेंटीमीटर। इफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x इक्वल टू अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और फिर इसको अगर आप रीअरेंज करोगे, ये 3x को इधर लेके जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x हो गया माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां पे मैं x से डिवाइड कर देता हूं, तो x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 5 के बराबर। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर आपको मिल चुका है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अपन जानते हैं कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू p है, तो जो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है वो इक्वल टू होता है p क्यूब माइनस 3p। तो p मतलब 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 110। 125 माइनस 15 करेंगे तो 110, ऑप्शन नंबर 4। In a circular race of 1600 meter in length, Bhaskar and Binay start with speeds of 27 km per hour and 45 km per hour, starting at the same time from the same point। देखिए एक 1600 मीटर की सर्कुलर रेस है, इसमें भास्कर और विनय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों की स्पीड अपन को दे रखी है और बोला जा रहा है कि दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हैं। when will they meet for the first time on the track when running in the opposite direction and the same direction respectively। तो देखिए पूछा जा रहा है कि वो पहली बार ट्रैक पे कब मिलेंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दोनों में भाग रहे हैं, मतलब एक बार अपोजिट डायरेक्शन में भागने पे कितनी देर में मिलेंगे और एक बार सेम डायरेक्शन में भागने पे कितनी देर में मिलेंगे, दोनों का अपन से पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही फॉर्मूला अपन जानते हैं। अपन जानते हैं कि जो टाइम होता है वो इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर अपोजिट का केस हुआ तो अपोजिट के केस में रिलेटिव स्पीड अपनी बन जाती है s1 प्लस s2, मतलब दोनों की स्पीड का सम।
और अगर सेम डायरेक्शन का केस है तो उसमें जो रिलेटिव स्पीड है डेल्टा एस वो बन जाती है एस वन माइनस एस टू, मतलब बड़े वाले की स्पीड में से छोटी वाले की स्पीड का डिफरेंस। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन का पूछ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन का अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस हो जाता है अपना इस सर्कुलर रेस की लेंथ दैट इज 1600 मीटर, और S1 प्लस S2 मतलब दोनों की स्पीड का सम, तो कितना 27 प्लस 45। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्पीड अपन को दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस अपन को दे रखा है मीटर में। तो इसको अपन को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना पास 1600 इंटू 18/27 प्लस 45 करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आ गया 72, 72 इंटू 5। अब ये जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड होता तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आंसर सेकंड में मिल जाएगा। तो 18 चौको 72, और 4 से ये 400 बार में, और 5 से अगर आप काटोगे तो 80 बार में। दैट मीन्स कि 80 सेकेंड। 80 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट 20 सेकेंड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो पहली बार 1 मिनट 20 सेकंड में मिलेंगे। तो देखिए 1 मिनट 20 सेकंड एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब अपन को सेम डायरेक्शन वाला देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब अपन को आंसर मिल चुका है तो फिर अपन उसको और चेक नहीं करेंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में अपना 1 मिनट 20 सेकंड होता तो फिर अपन को चेक करना पड़ता। इन हाउ मच टाइम विल 5000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8000 इन 2.5 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कितने समय में 5004% पर एनम के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो बराबर हो जाएगा 8000 ढाई साल में 8% पर एनम के हिसाब से। मतलब दोनों केस में अपन को सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या, P इंटू आर इंटू टी बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो यहां पे आप देखिए पहले वाले केस में प्रिंसिपल हो गया 5000, रेट अपन को दे रखी है 4%, टाइम को अपन टी मान लेते हैं क्योंकि वो अपन को निकालना है, डिवाइड बाय 100। और दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। दूसरे केस में प्रिंसिपल हो गया 8000, टाइम अपन को दे रखा है 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब क्या हो गया 5/2, और रेट कितनी है 8%, डिवाइड बाय 100। तो देखिए दो, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 से 4 बार में, ये 4 से 1 बार में, और ये 5 से 1 बार में। तो टाइम इक्वल टू क्या आ गया 8 ईयर्स। तो यहां पर कितने साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई, देखिए सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आसानी से आप देख सकते हो। ऊपर की जो चीज आपको दे रखी है वो दे रखी है a² माइनस बी स्क्वायर, जिसको अगर अपन खोलते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है। ये जो 49 4x स्क्वायर है और 49y स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप खोलोगे तो ये आपका खुल जाएगा 2x माइनस 7y इंटू 2x प्लस 7y। तो अगर आप सोल्व करोगे बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। नीचे में 2x प्लस 7y ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 7y रह गया, और उधर में है 7y माइनस 2x, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो देखिए ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग भी बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग से कुछ भी नहीं करना, दोनों x और y दोनों को 1 1 डाल दो, आपका काम हो जाएगा। x इक्वल टू 1 डाल दिया और y इक्वल टू 1 डाल दिया। तो देखिए 1 डाला तो ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 4 माइनस 49 बाय 2 प्लस 7, और इधर आ गया प्लस 7 माइनस 2। 0 0 मत डाल देना, अगर 0 0 डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डेनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। और यहां पे अगर आपने x और y में से किसी एक को 0 डाला तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दो ऑप्शन आपके सेम हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने x को 0 डाला तो ऑप्शन नंबर 4 भी 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी 0 आ जाएगा। कैसे डिसाइड करें कौन सा आंसर है। और अगर y को 0 डाला तो ऑप्शन 3 भी 0 आ जाएगा, ऑप्शन 2 भी 0 आ जाएगा, फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे दोनों को आप 1 1 डाल दीजिए। 1 1 से भी उतना ही आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जरा सी कैलकुलेशन करनी पड़े तो करनी भी पड़ती है। तो देखिए 4 माइनस 49 हो गया माइनस 45, और 7 प्लस 2 9, और 7 माइनस 2 5, ये 9 से 5 बार में, मतलब माइनस 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। और अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो x1 और y1 डालने पे यहाँ पे 4 माइनस 14 मतलब माइनस 10 बनेगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे y1 डालने पे 7 बनेगा, यहाँ x1 डालने पे 4 बनेगा। एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि 0 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा।
तो देखिए दोनों ही तरीके से क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसलिए आप चाहे जैसे करें। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड आर इक्वल देन द ट्राइंगल विल बी। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर दो वर्टिसेज से एल्टीट्यूड खींचा जाता है, ऑब्वियस है कि वो उनकी अपोजिट साइड पे ही एल्टीट्यूड बनेगा, मतलब एक ही है और एक ही है, और अगर ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर है तो ट्राइंगल कैसा होगा। तो यहां पे आप देखिए अगर ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि जो इनकी साइड है वो भी बराबर होगी, तभी जाके ये एल्टीट्यूड बराबर हो पाएंगे। जैसे कि अगर ए बी सी बोलूं तो फिर उसके लिए ए बी और ए सी को बराबर होना पड़ेगा, और ए बी और ए सी अगर बराबर है इसका मतलब ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिए इक्विलेटरल आप नहीं कह सकते, इक्विलेटरल के लिए तीनों अगर इसके जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल होते तब अपन इसको इक्विलेटरल बोल सकते थे। The monthly income of A, B and C are in the ratio 2:9:3 and their expenses are in the ratio 3:9:5। तो यहां पे आप देखिए इनकम का रेशियो अपन को दे रखा है 2:9:3, ए बी और सी, और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3:9:5, और बोला जा रहा है इफ एज सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम देन सेविंग ऑफ ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो, और आपसे सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। चलिए तो देखिए बोला जा रहा है कि ए की सेविंग जो है वो उसकी इनकम की आधी है। तो यहां पे ए की इनकम को आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम मतलब 6, मतलब ए की जो इनकम है उसको मैं मान लिया 6 के बराबर। तो उस हिसाब से ए की सेविंग क्या हो जाएगी, बोला जा रहा है कि जो ए की सेविंग है वो इनकम के आधी है, मतलब 6 का आधा दैट इज 3। तो उस हिसाब से ए का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग, मतलब 6 माइनस 3 3 के बराबर। तो यहां पे आप देखिए ए की इनकम 6 लेकिन यूनिट रेशियो में कितनी है, 2 के बराबर। तो इसको 6 करने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब अपन 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ही रेशियो को अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 9 3 27 और 3 3 9। और अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ए का एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है, और यहां पर भी आप देखोगे रेशियो में तो 3 यूनिट है, इसका मतलब ये जो अपना रेशियो है वो सही है। तो अपन सीधा अब यहां पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो 6 माइनस 3 3, 27 माइनस 9 18 और 9 माइनस 5 4। तो यही जो है इन तीनों की सेविंग का भी रेशियो हो जाएगा, दैट इज 3:18:4। अगर कोई सोच रहा हो कि भाई मैं डायरेक्ट इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्या, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, सेविंग माइनस में चली गई, ये तो बहुत ही गड़बड़ काम है। फिर तो सेविंग क्या हुई, सेविंग कुछ हुई नहीं, मतलब वो तो उधार लेके काम कर रहा है ना, फिर ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहां पे कुछ ना कुछ चीज अपन को दे रखी होगी, उनको इक्वेट करने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन हैविंग बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम निकालना है अपन को, कौन का रेडियस और हाइट दे रखी है। वॉल्यूम कौन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई को मैंने ले लिया 22/7, रेडियस है 3.5 तो उसका स्क्वायर, और हाइट है 18 तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 7 सही है 0.5 टाइम में हो जाएगा, और 3 सही है चला गया 6 बार में। अब इसको अपन चाहे तो सोल्व करें, नहीं तो एक तरीका यह भी है कि अपन बोल सकते हैं कि ये जो आंसर है ये है 22 का मल्टीपल, 22 मतलब 11 का मल्टीपल। तो एक तरीके से अगर ये 11 का मल्टीपल है तो जो आंसर आएगा वो भी अपना 11 का मल्टीपल आएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए 201 ये 11 से डिवाइड नहीं होता, 231 की बात करूं तो ये 11 से डिवाइड होता है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। अब 231 हो गया तो कभी भी 241 नहीं होगा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई होने के लिए 231 में या तो 11 जोड़ोगे तो मल्टीप्लाई होगा, या 11 घटाओगे तो हो पाएगा, मतलब 242 होगा या 220 होगा। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 221 है। एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 2, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। A shopkeeper has a fault of 100 gram in a 3 kg weight. He sold 3 kilogram of potatoes to Charu using the same faulty weight for ₹46. The cost price of the potatoes for the seller was 12 per kg. How much profit did he earn on the potato? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 3 किलो पे 100 ग्राम का घपला करता है। 3 किलो मतलब 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम में वो 100 ग्राम का घपला कर रहा है, मतलब असलियत में वो कितना दे रहा है, 2900 ग्राम। अगर कोई ग्राहक उससे 3000 ग्राम मतलब 3 किलो सामान खरीद रहा है तो असलियत में उसको 2900 ग्राम ही सामान मिल रहा है। अब एक चारू नाम की लड़की है,
ही सोल्ड, हाँ ठीक है। चारू मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई पक्का नहीं कह सकते, लेकिन चारू है तो मान लेते हैं लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चारू ने आलू खरीदे और उसने 3 किलो आलू खरीदे। 3 किलो आलू के लिए उसने 46 रुपए पे किए। तो मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस जो हुआ वो हुआ 46 रुपए। ये 46 रुपए पूरे 3 किलो पे, पर किलो नहीं है, मतलब पूरे 3 किलो पे जो प्राइस उसने पे किया वो 46 रुपए पे किया। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करने की गलती ना करें। और फिर बोला जा रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है पोटेटो का वो 12 रुपए पर किलो है। तो इस पूरे उसमें सेलर ने कितने रुपए कमाए। तो अब यहां पे आप देखिए, अगर मैं 1 किलो पोटेटो का जो प्राइस है वो 12 रुपए पर केजी है और चारू ने 3 किलो खरीदे थे, तो 3 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो क्या मैं इसको 12 × 3 कर दूं क्या। अगर आपने 12 × 3 कर दिया तो आपने गड़बड़ कर दिया। 12 × 3 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 12 रुपए वो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन असलियत में जो सेलर है वो 2900 ग्राम ही दे रहा है। तो जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो 2900 ग्राम का ही पड़ेगा। तो अब यहां पे आप देखिए, अगर मैं 3000 ग्राम की बात करता तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 12 × 3 36 रुपए होता, लेकिन असलियत में जो कॉस्ट प्राइस सेलर को पड़ेगा वो 2900 ग्राम का पड़ेगा। तो 2900 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 36/3000 इंटू 2900। तो ये 2 जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो गया, और 3 से ये 10 बार में, 3 से ये 12 बार में। तो ये कितना हो गया देखिए 12.2, 12 × 2.9 हो जाएगा। तो 12 × 36, 36 में से अगर आप 1.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 34.8। दैट मीन्स की जो कॉस्ट प्राइस पड़ा सेलर को वो 34.8 रुपए ही पड़ा। तो पूछा जा रहा है कि वो कितना कमाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब वो पूरे 11.2 रुपए कमाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ए टैंक इज फिल्ड इन 45 मिनट्स बाय 2 पाइप्स ए एंड बी। एक टैंक 45 मिनट में 2 पाइप के द्वारा भर दिया जाता है, मतलब ए प्लस बी जो है मिला के 45 मिनट में टैंक को भर देते हैं। बोला जा रहा है पाइप बी फिल्स द टैंक ट्वाइस एज फास्ट ए। जो पाइप बी है वो ए की तुलना में दुगनी तेजी से पानी को भर सकता है। तो ए अकेला पूरे टैंक को कितनी देर में भर देगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अगर देखिए मैं एफिशिएंसी की बात करूं, जैसे मैंने मान ली कि ए की एफिशिएंसी बने, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज डबल है उसकी एफिशिएंसी। तो यहां पे अपन मान सकते हैं कि जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है उसको अपन बोलते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है, दोनों अगर मिलके भर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, मतलब 1 + 2 3, और टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 45 मिनट। तो ये हो गई टैंक की टोटल कैपेसिटी। अब देखिए जब पाइप ए अकेला उसको भरेगा तो 1 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो कितनी देर में भर देगा, तो टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय 1 की एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल टू कितना, 45 × 3 मतलब 135 मिनट। ऑप्शन नंबर 2। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स appeared and qualified in a 4-wheeler driving license test during the last 4 months of 2022 from a city are listed in the following table। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट इन सितंबर। तो यहां पर देखिए एक टेबल अपन को दे रखी है। इस टेबल में अपन को 4 महीने के में कितने लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरा और उसमें कितने क्वालिफाई हुए, इसका डेटा अपन को दे रखा है। अपन से पूछा जा रहा है कि सितंबर महीने में कितने % लोग डिस्क्वालीफाई हुए। तो देखिए सितंबर महीने की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2500 लोगों ने एप्लीकेशन भरा था, उसमें से 12 लोग जो है वो क्वालिफाई हुए। तो कितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए, तो मैं बोल सकता हूं 2500 - 1200, मतलब 1300 लोग जो है डिस्क्वालीफाई हुए। कितने में से, 2500 में से। तो परसेंट में आंसर निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये बस कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 से ये 5 बार में 125 और 25 दूनी 50, मतलब 52% लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। 7 की पावर 15 + 7 की पावर 16 + 7 की पावर 17 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहां पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको हमेशा जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉमन लेना होता है। ये 7 की पावर 15 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहां तो बच गया 1, और 7 की पावर 16 में से अगर मैंने 7 की पावर 15 कॉमन लिया तो कितना रह जाएगा, तो रह जाएगा 7 की पावर 1। इंडिसेज की एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर m + n इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं 7 की पावर 16 की बात करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं 15 + 1, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 1। ये 7 की पावर 15 मैंने कॉमन ले लिया तो 7 की पावर 1 रह गया। सेम तरीके से 7 की पावर 17 को मैं 7 की पावर 15 + 2 लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख लूंगा 7 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 2। तो अब फिर से मैं 7 की पावर 15 कॉमन लूंगा तो ये 7 का स्क्वायर रह जाएगा। तो देखिए 7 की पावर 15 कॉमन है ही सही। ये 1 + 7 + 49, 7 का स्क्वायर कितना, 49, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 57।
तो यहां पे आप देखिए 57 जो होता है उसको आप बोल सकते हो 19 इंटू 3। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 7 और 7 की जो पावर है उनसे तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, साथ में 19 और 3 से भी कैंसिल आउट होगा, बिकॉज ये नंबर 19 और 3 का भी मल्टीपल है। तो 19 और 3 में यहां पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 3 है। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन में से 3 में ऑप्शन 3 से भी मल्टी डिवाइड होगा, बिकॉज ये इसका मल्टीपल है। इफ कोट थीटा इक्वल टू √11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पर आप देखिए कोट थीटा अगर अपन को √11 दे रखा है और इसकी वैल्यू अपन से पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को करने के वैसे दो तरीके हैं। यहाँ पे एक तरीका तो ये कि कोट थीटा की मदद से अपन कोसेक और सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैंने मान लिया, इसमें मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो अपन जानते हैं जो कोट थीटा होता है वो इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के साथ जो लगा होता है वो बेस और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो जिसका कुछ नहीं है उसका नीचे बने, तो ये √11/1, दैट मीन्स की जो बेस है वो √11 और परपेंडिकुलर आ गया 1। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में √11 स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 11 प्लस 1 12। अब यहां पे अगर मैं कोसेक की बात करूं तो कोसेक अपना कितना हो जाता है, कोसेक हो जाता है अपने पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन सी हो गई √12 और उसका स्क्वायर करूंगा तो 12, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1। सेक की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस सेम √12 ही रहेगी और उसका स्क्वायर 12, और बेस क्या होगा तो बेस होगा √11 और उसका स्क्वायर करोगे तो 11। नीचे में 12/1 प्लस 12/11। तो यहां पे आप देखिए क्या हो गया 12, तो आप एक तरीके से कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 माइनस 1/11 अपॉन 1 प्लस 1/11, और 11 माइनस 1 10 और 11 प्लस 1 12। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/6। देखिए ये तो एक तरीका हुआ। एक और तरीका यहाँ पे क्या कि कोसेक और सेक को अपन कोट के टर्म में निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और जो सेक स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में 1 तो 1 कैंसिल आउट हो गया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन गया, और जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये माइनस में आ गया 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। और नीचे में भी अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस 1 2, तो ये 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप देखिए कोट थीटा अपन को दे ही रखा है √11, उसका स्क्वायर करोगे तो 11, तो ये आ गया अपने पास 11 माइनस 1/11 डिवाइड बाय 2 प्लस 11 प्लस 1/11। सोल्व कर लीजिए, आंसर 5/6 ही आएगा। The following pie chart shows the distribution of students at graduate level in different institutes in a town। देखिए यहाँ पे अपन को एक पाई चार्ट दे रखा है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा बताता है, मतलब परसेंटेज में कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द ग्रेजुएट लेवल इज 2,46,000 देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ए एंड बी आर स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल। अगर टोटल ग्रेजुएट लेवल की संख्या 2,46,000 है तो ए और बी में से कितने लोग ग्रेजुएट हुए ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि ए और बी में 17% और बी में 14% लोग ग्रेजुएट हुए। दैट मीन्स कि ए और बी में मिला के कितने हो गए 17 प्लस 14, दैट इज इक्वल टू 31%। और 31% किसका 2,46,000 का, क्योंकि इस पूरे पाई चार्ट की जो टोटल वैल्यू है वो है 2,46,000, मतलब आप बोल सकते हो कि 100% की वैल्यू जो है वो है 2,46,000। तो 31% की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसका 31% हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा 31/100 इंटू 2,46,000। 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए यूनिट डिजिट तो जीरो आएगी क्योंकि सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट जीरो ही है, लेकिन जो टेंस डिजिट की बात करूं तो वो क्या होगी, वो होगी 1 इंटू 6 6, और केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें टेंस डिजिट 6 है, तो मैं बोल सकता हूं कि यही अपना आंसर हो जाएगा। The following table shows the production and sales of different items of a steel company in which item is there the least number of unsold item। तो देखिए यहाँ पे अपन को जो टेबल दे रखी है उसमें एक कॉलम तो प्रोडक्शन का है और एक कॉलम है सेल्स का। अपन से पूछा जा रहा है कि कौन से आइटम में सबसे कम आइटम जो है वो अनसोल्ड रहे, मतलब ज्यादा से ज्यादा आइटम सोल्ड हो गए। तो अब यहां पे आप देखिए अगर प्रोडक्शन सब में सेम होता, बराबर होता, तब तो अपन सीधा सेल को देख के बोल सकते थे कि जिसमें सबसे ज्यादा सेल है उसी में सबसे कम आइटम अनसोल्ड रहे, लेकिन यहां पे प्रोडक्शन अलग अलग है। दैट मीन्स कि यहां पे अनसोल्ड आइटम निकालने के लिए मुझे इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 252 माइनस 190 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 62।
फिर 356 माइनस 307 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 49। फिर 185 माइनस 133 करेंगे तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 52। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और 220 में से 155 अगर मैं घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 65। 458 में से 419 अगर मैं घटाऊंगा तो ये आएगा 31 प्लस 8 39। तो यहां पे देखूं तो सबसे कम जो अनसोल्ड आइटम रहे हैं वो किस में रहे, होल्डर में रहे, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें केवल 39 आइटम ही अनसोल्ड रहे, बाकी सारे आइटम बिक गए। राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम, वाई व्हाट परसेंटेज इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम। देखिए राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम के 2.5% ज्यादा है, तो राम और श्याम की इनकम का रेशियो अपन निकाल सकते हैं। श्याम की इनकम को मैं अगर 1000 मान लू तो उसका 2.5% कितना होगा, 1000 का 2.5%, दैट मीन्स हो गया आपके पास 25। इसका मतलब जो राम की इनकम है वो श्याम की इनकम से 25 ज्यादा है, तो 1000 प्लस 25 मतलब 1025 उसकी इनकम है। इन दोनों को अगर आप रेशियो लेंगे तो रेशियो आ जाएगा आपके पास 25 से ये 41 बार में, 25 से ये 40 बार में। अब पूछा जा रहा है कि जो श्याम की इनकम है वो राम की इनकम से कितनी कम है, तो जो श्याम की इनकम है वो 1 कम है, कितने में, 41 पे, क्योंकि जो अपन को कंपेयर करना है वो राम की इनकम से करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे आप देखिए 41 का 2 बार में कैंसिल आउट हो पाएगा, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बाकी सब 2 से बड़े या 2 से छोटे हैं। हाउ मच राइस ऑफ 4 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स टू 15 केजी ऑफ राइस ऑफ 10 रुपीज पर केजी सो एज टू मेक ए मिक्सचर वर्थ 6.5 रुपए पर किलो। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन मिक्सचर एंड डेलीगेशन के कंसेप्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे 4 रुपए पर किलो के चावल को 10 रुपए पर किलो के चावल से मिलाया गया है, और जो मिक्सचर बनता है वो 6.5 रुपए पर किलो बनता है। अब यहाँ पे कितने किलो चावल 4 रुपए पर किलो के हिसाब से मिला है वो अपन से पूछा जा रहा है, और 10 रुपए पर किलो के हिसाब से 15 किलो चावल मिला है। तो यहां पे अपन करते क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट में इस तरीके से आप एरो बना लीजिए, और हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को अपन यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो देखिए 6.5 में से अगर आप 4 घटाओगे तो 2.5 आएगा, और 2.5 का 6 गुना होता है 15, और 10 में से 6.5 घटाऊंगा तो 3.5 आएगा। इसका मतलब यहां पे जो नंबर आएगा वो भी 3.5 का 6 गुना आएगा, बिकॉज इधर भी जो नंबर था वो 2.5 का 6 गुना था, तो 3.5 का 6 गुना अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 के बराबर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब 4 रुपए पर किलो के हिसाब से 21 किलो चावल अपन को मिलाने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड ए इज ए पॉइंट ऑन वाई जेड सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, यहां पे ए जो पॉइंट है वो वाई जेड पे, और वो कुछ इस तरीके से कि एक्स ए जो है वो वाई ए के बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है। एंगल एक्स वाई ए, ये वाला जो एंगल है वो आपको 50 डिग्री दे रखा है। एंगल ए एक्स जेड, मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपको 19 डिग्री दे रखा है, और आपसे एक्स जेड ए मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं जैसे एक्स ए वाई में, ये एक क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, बिकॉज ओ वाई और ए वाई और ए एक्स जो है वो बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं अगर ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी आपके पास 50 होगा। तो अगर आपको एक्स जेड वाई निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स वाई जेड के तीनों ट्राइंगलों तीनों कोण का जो सम है वो 180 आएगा। ये 50 प्लस 19 कितना हो गया, 59, तो 59 प्लस 50, इसको अपन क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे, तो अपने पास एक्स जेड आ जाएगा। तो 59 प्लस 50 कितना हो गया 119, 180 में से 119 घटाओगे तो आ जाएगा 61 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। If x equal to a sec theta cos phi, y equal to b sec theta sin phi and z equal to c tan theta, then find the value of this। तो यहां पे आप देखिए ऑप्शन जो है वो अपने थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है, मतलब उनमें थीटा और फाई नहीं है, तो अपन थीटा और फाई को कुछ मान लेते हैं। सबसे बढ़िया है कि थीटा को आप 0 मान लीजिए और फाई को भी आप 0 मान लीजिए। ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि यहां पे आप देखिए थीटा और फाई जब अपन 0 0 डालेंगे तो सेक 0 भी अपने पास 1 आ जाएगा और कोस 0 भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने नोट डिफाइन नहीं होगा, इसलिए अपन इनको डाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक 0 भी 1 कोस 0 भी 1 मतलब a। फिर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सेक 0 तो 1 आएगा, लेकिन साइन फाई मतलब साइन 0 जो है वो 0 होगा, दैट्स वाई y 0 हो गया। और z की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा, और थीटा अपन में 0 है तो टेन 0 भी 0 होता है, दैट्स वाई ये भी 0 हो गया। इसमें अगर आप वैल्यू डालोगे तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर बाय a स्क्वायर, x की वैल्यू a डाल दी, और y और z 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, तो a स्क्वायर बाय स्क्वायर मतलब 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1। इन ए ट्राइंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q 84, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल R।
देखिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल आर क्या हो जाएगा 180 माइनस 84, दैट इज इक्वल टू कितना 96 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा, और ये पूरी जो सीरीज थी अपनी वो कंप्लीट हो गई है। काफी टाइम लग गया मेरे को इसको, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो नहीं डालता, कोशिश करता हूं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं डाल पाती। काफी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे बोला भी कि प्लीज डाल दीजिए डाल दीजिए। मैंने कोशिश भी करी कि मैं जितना जल्दी डाल सकूं उतना डालूं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जितने अपने जो भी अपन ने करे अभी तक पेपर, उनमें सब में मैंने सिंगल सिंगल वीडियो पर क्वेश्चन डाली है, जिससे आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप YouTube पे उस क्वेश्चन को कॉपी कर दीजिए या फिर टाइप कर दीजिए, डायरेक्ट आपको रिकमेंडेड हो जाएगी वीडियो, जिससे केवल उस क्वेश्चन को देखने में जो 2 मिनट या 3 मिनट जितना भी समय लगेगा, मतलब क्वेश्चन के ऊपर है, कोई क्वेश्चन 1 मिनट से कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी हो सकता है, उतना ही टाइम लगे। फालतू ढूंढने में जो टाइम बर्बाद होता है वो ना लगे। आगे भी मैं डालते रहूंगा, लेकिन बस आपका सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बताने की जरूरत ही नहीं। देखिए सब्सक्राइब तो पहली चीज है। दूसरा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो लाइक नहीं करते हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर दे करो। आपके एक लाइक से बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई जो अपन डाल रहे हैं वो किसी को अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइब का जो नंबर है उससे कोई बहुत फायदा नहीं है, लेकिन बस वो चीज देख के अच्छी लगती है कि हाँ यार काफी लोग अपन से जुड़े हुए हैं, काफी लोगों को अपना कंटेंट पसंद आ रहा है। इसलिए प्लीज सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट के बिना देखिए कुछ भी नहीं होता। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।